सो हेलो ओटाकुस। इसका पिछला एपिसोड तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस एपिसोड में हम लोग इसके आगे के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमें काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि इसका डैड जो रियल मर्डर है, ये बंदा आखिर उसका साथ क्यों दे रहा है। ये चाहे तो पुलिस कंप्लेन भी कर सकता है, अपने डैड को फंसा सकता है, लेकिन ये अपने डैड का इस काम में मदद क्यों कर रहा है? क्या इसे भी मज़ा आ रहा है? और इसके डैड ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो लड़कियों को मारने के बाद उसका किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, किसी अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट में? उस लैब में आखिर होता क्या क्या है, ये सब पता चलेगा हमें इस एपिसोड में। हालांकि सब कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ कुछ आगे के एपिसोड्स में भी पता चलते रहेंगे। तो ये अपना पास्ट शेयर करते हुए बताता है कि जब ये आँख खोला था अपना, तो इसे जो भी याद है वो इसे याद है एक हॉस्पिटल से। इसके पिछला बात जो भी हुआ था उसे बिल्कुल याद नहीं कि वो कहाँ पे था, क्या कर रहा था। बस जब ये हॉस्पिटल में उठा तो अपने आप को पाया कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसेबल्ड है, मतलब खांसता हुआ बीमार लड़का, जिसे बस एक ही आंख से दिखाई पड़ता है, दूसरा आंख से दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा एक शीशा का आंख लगा हुआ है, इसलिए लोग इसे ग्लास आई कहते हैं। अधिकतर इसे क्लास के लोग जो इसे चिढ़ाने के लिए इस तरह बोलते हैं। और ये एक डिसेबल्ड पर्सन रहता है जो मतलब हर तरफ से बीमार पड़ा हुआ था। इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी जगह जगह पे, जॉइंट्स पड़े हुए थे, हार्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, एक आंख से ही बस देख पाता तो दूसरा आंख में ग्लास लगा हुआ था। और लोग बताते हैं कि जब ये यंग था तभी इसकी मदर मर गई, और जो इसका ब्लड रिलेशन है उसमें सिर्फ ये एक ही बंदे को जानता है, जो कि इसका डैड है। उसे अचानक याद आता है एक याद, जहाँ पे उसके डैड किसी वुमेन को घिसारते हुए दूर ले जा रहे थे और इसे बोल रहे थे कि मेरा मदद करो तुम इसे उठाने में। और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि डैड आखिर कर क्या रहे हैं, ये उसके आँख के सामने क्या चल रहा है। और ये अपने डैड से पूछता है कि डैड आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। उसके डैड बस उसे घूरते हैं, और जब ये लड़का देखता है अपने डैड का इस तरह शक्ल तो उसे एक ही चीज़ समझ में आता है, तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो तो तुम्हारे ज़िंदा रहने का फ़ायदा क्या है, तुम्हें मर जाना चाहिए। तो ये अपनी जान को बचाने के लिए उस टाइम से डिसाइड कर लेता है कि अपने डैड का मदद करेगा, और तब से ही ये इन सब चीज़ों में खिंचा चला आया है, भले ही इसे ये सब चीज़ पसंद ना हो। तो अब आते हैं प्रेजेंट का टाइम में, जहाँ इसके डैड वो पोस्टर दिखाते हुए इससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन फिर वो बोलते हैं छोड़ो इन सब चीज़ों को। और उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारे नज़र में आजकल कोई ऐसा है जिसे हम लोग नेक्स्ट टारगेट बना सकते हैं। तो ये मना कर देता है। तो इसके डैड बोलते हैं कि थोड़ा फोकस करो, तुम्हारे नज़र में ज़रूर कोई होगा। तो ये बोलता है अगर मेरे नज़र में कोई है तो मेरे क्लास का एक लड़का है जिसे हम लोग टारगेट बना सकते हैं। तो उसके बाद इसके डैड इसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कोई लड़का नहीं, कोई लड़की अगर तुम्हारे नज़र में है तो बताओ, उसे टारगेट बनाएंगे। और ये आखिर क्या सिलसिला चल रहा है इसके डैड का, जो सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट बनाते हैं, लड़कों को कुछ नहीं करते हैं। हो सकता है कि लड़की ज़्यादा पावरफुल हो इस वजह से, या फिर जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने लैब में वो बस लड़कियों को साथ ही किया जा सकता है, इसलिए वो बस लड़कियों को ही टारगेट बना रहे हैं। तो थप्पड़ खाने के बाद उसे एक लड़की तो याद आती है जो उसे बचाई थे, लेकिन वो मना कर देता है, बोलता है उसके नज़र में ऐसा कोई भी नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा कोई भी नहीं है तो मैं तुम्हें एक टारगेट देता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मुझे एक लड़की मिली थी जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था। तो उसके बाद वो बोलता है डैड मैं नहीं जानता हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। तो ये पूछता है किसकी तरह दिखती है। तो उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मदर की तरह दिखती है, बिल्कुल सेम ही उसका भी शक्ल था। डैड बोलते हैं ठीक है हम लोग बाकी की बात बाद में करेंगे, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहे हो तो हम तुम्हारा चेकआउट करा देते हैं, और उसके बाद तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे घर जाना। लेकिन कल जब तुम स्कूल आओगे तो अपना काम दोबारा चालू करना, उस लड़की को ढूंढना। और उस लड़की का कुछ डिटेल्स भी बताता है। उसका काला कलर का बाल था जो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, 5.3 उसका हाइट था, और भी काफ़ी कोई डिटेल बता रहा। और जाते जाते इसका डैड बोलते हैं अगर तुम्हें पैसे का ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता। फिर वो शांति से बैठा हुआ रहता है और दोबारा से एक इंसिडेंट याद करता है जो उसके पास्ट में हुआ था। जब वो छोटा था तब वो एक लेडी के पास गया था जहाँ वो बोल रहा था कि हम खो गए हैं। लेडी बोल रही थी कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, क्या तो वो मिल नहीं रहे, तो मुझे एड्रेस बताओ, मैं वहाँ पे तुम्हें छोड़ दूंगी। और इसके डैड किसी चीज़ के पीछे छुपे हुए थे और हंस रहे थे। उसके बाद वो लोग इसे मार देते हैं। ये एक्टिंग कर रहा था कि ये गुम गया है, इसके डैड को ढूंढना है वगैरह वगैरह, मतलब ये ट्रैप फंसाया था किसी तरह करके उस लेडी को मारना है। और उस टाइम से ये किलिंग चलते हुआ आ रहा है। तो तब भी चेक इन लगा करता था कि सब लोग सेफ तो हैं, कहीं कोई इंसिडेंट किसी के साथ ना हो गया हो। ऑफिसर बोलता है कि मुझे आपके कार को चेक करना पड़ेगा, कहीं इस कार में कुछ है तो नहीं। और कार की डिक्की में खून का धब्बा दिख रहा था। लेकिन इसके डैड बोले थे कि मेरे साथ मेरा बच्चा है जिसका तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा है, तो आप लोग अगर जल्दी चेक कर सकते हैं तो कीजिए। ऑफिसर बोलता है कि आपको दिक्कत देने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये मेरा काम है, और आसपास जो इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं मर्डर्स के, लोगों के गायब होने के, इस वजह से थोड़ा सिक्योरिटी टाइट है। तो
ऑफिसर ज़्यादा चेक नहीं करता, वो इन्हें तुरंत ही छोड़ देता है क्योंकि एक बंदा जो कि अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रहा है उस पर कौन ही शक करेगा। उसके बाद ये एक बैग निकालता है जो कि इसके शर्ट के नीचे था, जो कि एक गर्म बैग था जिससे ऐसा लगे कि तुम्हें फीवर है। तो ये एक बच्चा का साथ होने का यही फायदा है कि तुम पे कोई शक ही नहीं करेगा। अब आते हैं प्रेजेंट का टाइम में, जहाँ पे ये घर में बैठा हुआ रहता है और काफ़ी सारे अलग अलग टूल्स को देख रहा था जो कि एक्सरसाइज करने के काम में आता है और उन्हें परचेस भी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहा था जिससे ये स्ट्रांग हो सके और बार बार उस लड़की को याद किया जा रहा है। तभी इस आवाज़ आता है कि इसके डैड घर आ चुके हैं जो कि इसे बार बार बुला रहे थे और ये अपने दिल पे हाथ रख के कोशिश कर रहा था कि अपने आप को शांत करने का। और इसके डैड बार बार इसे बुलाए जा रहे थे और बोल रहे थे जब तुम्हारे डैड घर पे आए तो तुम्हें सामने आना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा हाफना नहीं है। ये अपने डैड को दिखाना नहीं चाहता था कि ये एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर भी इसके डैड को पता चल जाता है। तो ये बोलते हैं क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? तो ये बहाना बना के मना करने को। इसके बाद ये अपने डैड से पूछता है कि आज हम लोग डिनर पे क्या खाने वाले हैं। तो इसके डैड बोलते हैं कि आज हम लोग डिनर पे जाने वाले हैं, मैक्योन का जॉब लगा हुआ है इसलिए उन्होंने छोटा सा पार्टी रखा है जिसमें हमें इनवाइट किया हुआ है। तो ये बोलता है कि आई गेस अंकल भी वहाँ पे होंगे क्योंकि अगर वहाँ पे सिर्फ वो लेडी रही तो हो सकता है इसके डैड उसे भी मारते। इसके डैड बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो वहाँ पे होगी इसलिए तुम्हें और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ये लोग पहुँचते हैं पार्टी में जहाँ पे बस छोटा सा पार्टी रहता है, ये लोग 4 जाने रहते हैं। इसके डैड इस लेडी को बोल रहे थे कि आप काफ़ी बड़े कंपनी में हायर हुए हैं, मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है। उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किए जा रहे थे। तो ये बोलती है थैंक्स, मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील हुआ। तो ये बोलता है कि डैड आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है तो ड्रिंक करना आप थोड़ा बंद कर दीजिए, ये आपके लिवर को इफेक्ट कर सकता है। ये सुनने के बाद इसके अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तुम कितने बड़ों जैसी बातें कर। इसके डैड बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मिच्योर हो गया है, बिल्कुल मेरी ही तरह। और ये लोग मिलकर सब हंसने लगते हैं, मजाक मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद इसके अंकल पूछते हैं कि जिन तुम बड़े हो गए क्या करना चाहते हो, क्या तुमने पहले से कुछ सोच के रखा हुआ है? तो ये ऐसे सामने से तो नहीं बताता है लेकिन अपने मन में सोच रहा था कि वो एक्टिंग चुन सकता है क्योंकि वो इतना बढ़िया एक्टिंग जो करता है, हंसने का एक्टिंग, लोगों को दिखाने का कोशिश। एक आम लड़का है जो कि आम जिंदगी अपने डैड के साथ जी रहा है लेकिन इसके अलग ही कुछ चल रहा है जहाँ पे वो मर्डर्स करते हैं। और उसके डैड का तो एक्टिंग लेवल नेक्स्ट लेवल है। हर एक बंदा उसे एक परफेक्ट इंसान समझता है जो लोगों का मदद करता है, किसी का बारे में बुराई नहीं करता है, अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन इसी का दूसरी साइड वो एक साइको है। तो जिन की आंट बोलती है कि जिन तुम अभी हाई स्कूल में हो और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। हालांकि हाई स्कूल के बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी इसके अंकल बोलते हैं हाँ ये तो होते ही हैं, हम लोग कितना भी मेहनत कर ले, अभी कितना भी ज़्यादा एक्सरसाइज करने, हाई स्कूल के स्टूडेंट जैसा यंग और पावरफुल नहीं बन पाएंगे। तो जिन बोलता है नहीं इतना भी हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने और ये सच बात नहीं है कि हाई स्कूल के बच्चे स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। तो उसके बाद ये लोग का दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना पंजा लड़ाया जाए। तो ये लोग भी आ जाते हैं पंजा लड़ाने के लिए, जहाँ दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे का वेलकम कर रहे थे कि चलो पंजा लड़ाया जाए। जिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने डैड को हरा दे, इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा था इसका बॉडी कांपने लग रहा था लेकिन अपने डैड को हल्का सा पीछे भी नहीं पुश कर पा रहा था और इसके डैड इसे आसानी से हरा देते हैं। लेकिन ये चाह रहा था कि ये जीते, इसे जीतना है, लेकिन ये किसी भी तरह की कोशिश कर ले। ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं था जो जीत पाए, लेकिन ये चाहता था कि ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि एक मर्डर को हरा पाएगा। और जिनके डैड बोलते हैं कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने में अभी काफ़ी टाइम बाकी है, उसके बाद तुम मुझे हराना। और सब लोग इसका तारीफ कर रहे थे, खास करके वो लड़की जिसका न्यू जॉब लगा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोल रहे थे अंकल आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, आप काम में भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हैं और ऐसे ताकतवर भी हैं। और हारने के बाद ये दोबारा से अपने एक पास्ट को याद करता है जहाँ पे वो बताता है कि उसके फादर किस टाइप के हैं, उसका फादर का बिहेवियर उसका प्रति किस तरह का है। उसके फादर जो है वो उससे प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन वो अपना नज़र हमेशा इस पे गड़ाए रखते हैं। और जिस दिन जिन के डैड को ऐसा लग गया है कि जिन उसके लिए मुसीबत बन सकता है तो बिना एक भी पल गवाए उसे मार देंगे। अगला दिन जिन स्कूल में साफ सफाई कर रहा था क्योंकि हर एक बच्चे का दिन आता है जिस दिन वो क्लासरूम को साफ करता है। साफ करके दोबारा जब झाड़ू को रखने के लिए जा रहा था तो वहाँ पे देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं और वो वही लड़का था जो एक दिन पहले बस जिनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पीटा था, इतना कि वो बस मरते मरते बचा था और कुछ लोग उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पीटे जा रहे थे। तो उसके बाद ये माफ़ी मांगने लगता है कि वो इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं करेगा, उससे दूर रहेगा। और यहाँ पे बात हो रहा था जिनको क्योंकि इसने बुरी तरीके से पीटा था जिससे ये लोग भी गुस्सा थे क्योंकि ये लोग भी भले रैगिंग करते हैं लेकिन उतना गंदे तरीके से नहीं करते हैं, बस लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन जो इस बंदे ने जिनको पीटा था वो काफ़ी गंदा था, वो पीट के उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया था। बाद ये लोग का नज़र पड़ता
करता है कि जिन इसे दूर से देख रहा है, तो उसके बाद ये लोग उसे सामने बुलाते हैं, ग्लास आई इधर आओ, और उसके बाद बोलते हैं कि क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो। दौड़ते दौड़ते सामने जाता है, जहाँ पे जाते जाते ये काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा होता है। तो एक लड़का बोलता है कि तुम इतने दूर से दौड़ते ही हाफने लगे, तुम्हारा लगता है हार्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक बंदा बोलता है कि जिन शियोन है। उसके बाद ये लोग इससे बोलते हैं कि मिस्टर शियोन, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलते हैं, इस लड़के को तुम पहचानते हो क्या? इस लड़के ने कल तुम्हारे साथ कुछ किया था। तो उसके बाद ये याद करने लगता है, कल कुछ हुआ था क्या मेरे साथ? ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कल हुआ ही नहीं कुछ। और ये लोग भी थोड़ा हैरान थे और बोलते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है ये बढ़िया था, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, तुम्हें याद नहीं कल क्या हुआ था, ठीक है मेरे तरफ से भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि ये जो लड़का है, अब ये लड़का तुमसे दूर रहेगा, और तुमने जो कहा कल तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, इसी तरह का बात तुम याद रखना, ये कल कुछ भी नहीं हुआ था। और ये बंदे को ये लोग सर पटकते हुए नीचे बोलते हैं कि जिनसे माफ़ी मांगो। उसके बाद ये माफ़ी मांगता है कि अगली बार ये सब कुछ भी नहीं होगा जो मैंने तुम्हारे साथ कल किया था, जो इतनी बुरी तरीके से पीटा था, काफ़ी गंदे तरीके से माफ़ी मांगते जा रहे थे। और बिना कुछ बोले जिन वहाँ से चला जाता है एक काफ़ी ज़्यादा अजीब हंसी के साथ। तो उसके बाद ये अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि जिन हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, मुझसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो उसके बाद तो दूसरा बंदा बोलता है कि पूरे स्कूल में हमसे कौन नहीं डिस्टर्ब है, हम सभी को परेशान करते हैं, तो सब ऐसा ही बिहेव करेंगे हमारे साथ, हमसे डरते हैं सब लोग। जब ये अपने घर की तरफ जा रहा था तो दोबारा से उसे वही लड़की मिलती है जो इसका जान बचाई थी, और जिसे देखते हुए चिल्लाया था कि बाहर निकल जाओ। हालांकि ये उसी का जान बचा रहा था, लेकिन उसे तो नहीं पता था कि इसके डैड मर्डर हैं, उसका भी मर्डर कर सकते हैं, तो इसलिए वो उस टाइम पे समझ नहीं पाए। उसे तो यही लग रहा होगा कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा बदमाश है, मैंने इसका जान बचाया, फिर भी ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा था उस टाइम पे। क्योंकि कहानी में ये लड़की भी जुड़ चुकी है, तो इसके पास्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसका नाम है क्यून यून, जो कि काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से खाना बनाती है अपने ग्रैंडपा के लिए, जो ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, और एक घर में बस ये लोग दोनों ही रहते। ये बोल रहे थे अपना ग्रैंडपा को जल्दी खाना खाने के लिए, क्योंकि ये स्कूल के लिए लेट हो रही है। ये दौड़ते हुए सीधे स्कूल पहुंचती है, जहाँ पे ये ट्रांसफ़र लेके एक दूसरे स्कूल में आई थी, जिस स्कूल में ये अभी है। उस स्कूल में इसका पहला दिन था, जहाँ पे वो लेट ना हो जाए, इसलिए दौड़ते हुए स्कूल पहुंचती है। तब ये देखती है कि एक लड़का किसी दूसरे बंदे को काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से पीटे जा रहा है, जो कि जिन रहता है, जो कि पीट रहा था काफ़ी गंदे तरीके से, और इसे ऐसा लगा कि ये लड़का मर ना जाए, इसीलिए वो दौड़ते हुए पहुंचती है और बोलती है कि रुक जाओ। तो लड़का पूछता है कि तुम हो कौन? तो ये बताती है कि मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ, जो कि लेट हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी में आई हूँ, वॉशरूम भी नहीं जा पाई, और अभी मुझे वॉशरूम जाना है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी है मुझे। तुम समझ रहे हो मैं कितना ज़्यादा अंडर प्रेशर फील कर रही हूँ इस टाइम पे, और तुम हो जो मुझे रोक रहे हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हो, और तुम इसे इस तरह नहीं मार सकते, भले ही ये तुम्हारा दोस्त हो। उस करती है इसे जगाने का, लेकिन ये जाग नहीं रहा होता है, पीट रहा था। वो बंदा भी थोड़ा डरता है और बोलता है ग्लास है, उठ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो उसके बाद ये लड़की इसका हार्ट बीट सुनती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा धीमा हो चुका था। तो अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे ये लड़की इसे बताई थी क्या क्या हुआ जो अपने आंखों से वो देखी थी। फिर ये लड़की पूछती है ये ग्लास आई का क्या सीन है, इसके बारे में तुम मुझे तो बता सकते हो। तो ये कुछ भी नहीं बता रहा था। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम इस बारे में तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। ये लोग एक कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, पार्क में बैठे हुए थे, और ये लड़की गपागप आइसक्रीम खाए जा रही थी। तो जिन बोलता है क्या तुम आइसक्रीम अकेले ही खाओगे पूरा का पूरा? तो ये थोड़ा उस पर गुस्साते हुए बोल, मैंने तुम्हारी कल जान बचाई थी, तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, और तुम्हें मेरा शुक्रिया मानना चाहिए, और इसी वजह से तुमने मुझे आइसक्रीम खरीद के दिया है। फिर वो दोबारा पूछती है कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहे हो और मुझसे ठीक से बात कर रहे हो, लेकिन कल तुम्हें क्या हो गया था? कल तुम चिल्ला रहे थे कि रूम से निकल जाओ, वो सब चीज़ क्या था? तो ये कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की ये काम क्यों नहीं कर रही है, या तो ये खा ले या फिर बोल ले, खाते खाते बोल रही है। तो ये कुछ भी नहीं जवाब दे रहा था। तो वो लड़की खुद बोलती है शायद अपने डैड को तुम पसंद नहीं करते होगे, क्योंकि वो थोड़ा अजीब दिखते हो, इसलिए हो सकता है कि तुम हमें उनसे ना मिलवाना चाह रहे हो, इसलिए तुम बार बार बाहर जाने के लिए बोल रहे थे, अपने डैड को यहाँ नहीं आने के लिए बोल रहे थे। बस सोचो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, वो रास्ते में आ रहे होंगे तब भी तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे होंगे, तुम किस तरह के होगे, क्या तुम ठीक होगी कि नहीं होगे। और उसके बाद वो अपने डैड को ही याद करने लगती है, जो कि अधिकतर टाइम बीमार रहा करते थे और व्हील चेयर पर रहा करते थे। जब ये छोटी थी उसके बाद ही उसका डैड का डेथ हो गया, जिसके बाद ये अकेले बच गई अपने ग्रैंडपा के साथ। तो जिन बहाना बनाते हुए बोल देता है कि हमको बस एम्बेरस फील हो कि अपने डैड को दूसरों के साथ मिलवाना पड़ेगा। कि इसको थोड़ा गुस्साते हुए बोलती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास तुम्हारे डैड है, तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, और उनसे तुम्हें अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए कि वो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे साथ हैं हर समय, जब तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा हो, अच्छा टाइम चल रहा हो, खुशी बांटने के लिए कोई तुम्हारे साथ है। और इस टाइम पे ये कुछ भी नहीं बोलता है। बाद जब ये घर आ रहा होता है ट्रेन में बैठ के, तब ये
दोबारा से बातों को सोच रहा था जो उस लड़की ने कहा कि तुम कितना ज़्यादा लकी हो, तुम्हें अच्छा फीलिंग आना चाहिए कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद वो हॉस्पिटल के बातों को भी याद करता है कि जब उसके डैड ने उसे आते ही वहाँ पे सीधे चांटा मार दिया था। और फिर वो सोचते हैं कि सबका फैमिली एक जैसा नहीं होता है, मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा अजीब और क्रीपी हैं, भले उसका फैमिली काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगा, उसके घर में जो भी लोग होंगे उससे अच्छी तरीक़ा से बर्ताव करते होंगे, इसलिए वो इतना ज़्यादा मेरे डैड के बारे में केयर कर रही हैं। लेकिन असल में वो एक डेविल हैं जो लोगों को मारते हैं। और तभी उसके पास एक अंकल आगे खड़ा रहते हैं जो कि काफ़ी देर से खड़ा रह रहे थे और खुद ही बोल रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और वो बच्चा अभी भी बैठा हुआ है, वो उठ भी नहीं रहा है कि एक बूढ़े को सीट दे दे। और ये मन में सोच रहा था कि भले ही मैं काफ़ी ज़्यादा यंग दिखता हूँ, लेकिन ऐसा सच नहीं हो सकता कि मैं अंदर से भी यंग हूँ। मेरी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही हैं, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाता हूँ क्योंकि इसका हड्डी हर एक जगह से टूटा हुआ है, हर एक जगह पे जॉइंट लगा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है जल्दी क्योंकि ये एक डिसेबल्ड बच्चा है। तो ये सोच रहा था और अपनी सीट पे बैठा हुआ था। लेकिन ये बुढ़ा अलग अलग बातें ज़ोर ज़ोर से अब बोलने चालू कर देता है कि भले आजकल का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा हो गया हो, लेकिन डिसिप्लिन में तो फेल हो गया है। लोगों को इंग्लिश सिखाता है, अच्छा से बोलना सिखाता है, लेकिन बिहेवियर कौन सिखाएगा, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए अपने से बड़ों को। और बाकी जो आसपास लोग थे वो सोच रहे थे कि आखिर बड़ों का प्रॉब्लम क्या है, ये क्या बोले जा रहे हैं। तभी एक बंदा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या चचा क्या बोल रहे हो, मुझसे भी थोड़ा बात कर लो। ये बंदा जिनके स्कूल का ही एक बुली रहता है जो उस अंकल को बोल रहा था, चाचा आपको अपने मैनर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह बर्ताव कर रहे हैं एक पब्लिक प्लेस पे जहां आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपको अपना मैनर्स पे जरा सा भी ध्यान नहीं है। तो बुढ़ा थोड़ा इससे डरता है, उसके बाद वहां से जाने लगता है, उससे डर के वहां से सीधे भागी जाता है। ये लड़का जिनके सामने ही खड़ा रहता है जहाँ बोलता है कि आजकल के बुड्ढों को भी उतना ज़्यादा बोलने का तमीज़ नहीं कि किस तरह से बात करना चाहिए। और वहाँ पे थोड़ी देर जब वो खड़ा था तो जिन वहाँ से उठने की कोशिश करता है कि उठ के उसी को सीट देता है क्योंकि वो एक उसके स्कूल का बुली है जो लोगों को परेशान करता है। तो ये बंदा बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें उठने का ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से बैठे हुए रहो। और फिर ये बोलता है कि मेरे डैड भी उसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें तुम्हारे डैड काम करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है और इस बारे में मुझे आज तक पता ही नहीं था और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, जिसका मतलब तुम भी मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो। तो जिन बोलता है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वो लड़का उसके थोड़ा सामने आता है और बोलता है तुम इतना ज़्यादा फेयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम बिल्कुल भी नहीं डरते हो और तुम मेरे बातों का उल्टा जवाब भी दे रहे हो। तो वो बोलता है सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था। तो ये बोलता है डरने का जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठे हो रहे हो, तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो, यहाँ पे हम लोग बस 2 ही लोग हैं। जिन बोलता है मुझे ऐसे ज़्यादा बोलने की तो आदत नहीं है। तो ये लड़का बोलता है कि फिर तुम दोबारा जवाब दे रहे हो, तुम में काफ़ी ज़्यादा गट्स है, तुम मुझे दोबारा जवाब दे रहे हो। और ये जिनको बोलता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, हम तुम्हें कुछ अलग जगह पे लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद ये इसे लेके जाता है एक जिम में जहाँ पे ये बॉक्सिंग कर रहा होता है और सैंडबैग पकड़ने के लिए बोल रहा होता है, जिसे ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पंच कर रहा था। और जिन ये सोच रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देर बाद ये थक के बैठा हुआ रहता है जहाँ ये जिन को बता रहा होता है कि इन दिनों ये जिम काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है, तो यहाँ के हम काफ़ी सारा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो जिन बोलता है तुम वर्कआउट करते हो इसलिए शायद तुम इतना ज़्यादा हेल्दी हो। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली में पला बड़ा है, इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा परवरिश हुआ है, ये लड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा फिट है, लेकिन ये एक बदमाश भी है, लोगों को परेशान करता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए, जहाँ पे ये रास्ते में जाते जाते बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद मुझे पसीना भी आ रहा है, तो मुझे फ्रेश होने के लिए कुछ ड्रिंक पीना चाहिए। तो जिन सोचता है ड्रिंक, क्या ये ड्रिंक करता है? और उसके बाद ये बोलता है कि हम चलते हैं, कल तुमसे मिलेंगे, लेकिन जो हम तुमसे अभी बात की इतना ज़्यादा फ्रेंड है, तुम ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हारा फ्रेंड बन चुके हैं। तुम स्कूल में उसी तरह मुझसे बर्ताव करोगे जैसे पहले किया करते थे, और अगर बर्ताव में ज़रा सा भी चेंज आया तो तुम गए। जैसे ये थोड़ी दूर जाता है, जिन इसे रुकने के लिए बोलता है और सोचने लगता है कि ये भले ही बुरा हो, काफ़ी ज़्यादा बुरा हो, लेकिन ये ताकतवर भी है। तो उसके बाद ये बोलता है क्या तुम मुझे सिखाओगे? तो वो लड़का बोलता है क्या तुम्हें सीखना है? बोलता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है और ये चीज़ मुझे तुमसे ही सीखना है। ये स्ट्रांग इसलिए बनना चाहता था क्योंकि ये अपने डैड को हराना चाहता था कि जो भी वो चीज़ कर रहे हैं उसके खिलाफ वो कुछ बोल सके, लेकिन इस टाइम पे अगर वो कुछ बोला तो उसके डैड जिन को ही उस रास्ते से हटा देंगे या मार देंगे। तो अभी जिन को एक रास्ता मिला है कि वो ताकतवर बन सकता है अपने स्कूल के एक बुली के थ्रू।
और ये सुनने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और ये पूछता है कि तुम आखिर हंस क्यों रहे हैं। तो वो बोलता है कि हंस रहे, तुम्हारे बातों पे हंस रहे, जिस तरह से तुमने कहा है। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये कॉमिक है जहाँ पे तुम बोलोगे कि मुझे सिखा दो, मुझे स्ट्रांग बनना है, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनने में मदद करूँगा। और उसके बाद ये उसके पास आता है, उसको कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि तुम एक कचड़े के सिवा कुछ भी नहीं हो, और अगर ये सब चीज़ तुम्हारे डैड को पता चला तो फिर पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। और उसके बाद वो उसका कॉलर छोड़ते हुए बोलता है कि तुम एक कचड़े के अलावा और कुछ भी नहीं, और हम तुम्हारे से थोड़ी देर बात क्या कर लिए, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तुम मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हो। तो ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये बोलता है कि नीचे बैठो, नीचे एक डॉगी की तरह तुम बैठो। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा होता है, ये उसकी बातों को सुन रहा होता है, दूसरे कान से निकाल रहा होता है और वहीं पे खड़ा हो रहा होता है। और ये अभी भी बोलने जा रहा था, तुम नहीं हो रहे, अभी भी तुम मेरा बात को नहीं सुन रहे होते। और ये बिल्कुल वहाँ पे खड़ा था और अपना आँख एक साइको जैसा कर लिया था, मतलब इस तरह का जैसे वो अभी इसे मार ही देगा। उसके बाद ये बोलता है कि मुझे पता था कि तुम नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो और तुम्हारे पास वो दम है जो मुझे अपने स्टूडेंट में चाहिए, मैं तुम्हारे सिखाने के लिए तैयार हूँ। इसी के दूसरी साइड इसके डैड एक कलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहाँ दोनों अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। लड़की इसका तारीफ़ कर रही थी कि ये रिच फैमिली से आता है, इसने कितना कितना मेहनत किया है, और भी काफ़ी सारे तारीफ़ किए जा रहे थे। और ये लड़की इस जिन के डैड से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी, मतलब दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, एक डेट जैसा ही। तो उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ टाइम स्पेंड किया जाए अकेले में। और थोड़ी देर बाद जिनके डैड जहाँ पे रूम में रहते हैं और वो लेडी बात ले रही होती है, जिनके डैड उसके पर्स को देखते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वो कब जन्म ली थी और भी काफ़ी सारे डिटेल के बारे में देख रहे होते हैं। वो लेडी आती है और बोलती है शायद थोड़ा लेट हो गया है। तो इसके डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और एक पल के लिए जिनको डैड को ऐसा लगता है वुमेन वही लड़की जो उसे स्कूल में मिली थी। दूसरे साइड हमें ट्रांसफ़र स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ जब वो घर जाती है तो उसके डोर पे एक नोटिस चिपका हुआ रहता है, तुम कहीं भी जाओगे हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। और वो नोटिस चिपकाया रहता है एक लोन ऑफिस। ये जो लड़की थी इसने किसी कंपनी से लोन ले रखा है। जिस तरह बाहर में जो लोग रहा करते हैं वो किसी ना किसी कंपनी से या बैंक से लोन लेते हैं ताकि वो लोग खुद का घर खरीद सकें या पढ़ाई कर सकें और भी अलग अलग खर्चों के लिए। तो ये अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पे एक लेडी के पास गई थी और वो लेडी बोल रही थी क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम ये तीसरी बार यहाँ पे आ रही हो, तुम्हें ये सच में करना है या फिर नहीं। वो लेडी बोल रही थी अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है कोई भी बात नहीं, हमारे पास लड़कियों का भंडार है, एक जाएगी दूसरा आएगी और तुम ही डिसाइड करो तुम्हें कैसा काम चाहिए। एक ऐसा काम जिसमें काफ़ी ज़्यादा कम पैसा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े, उस तरह का एक पार्ट टाइम जॉब, फिर एक ऐसा काम जहाँ तुम्हें अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पीने के लिए मिले, बिना ज़्यादा कोई मेहनत किए पैसा कमाने के लिए मिले। और लेडी बोलती है कि हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं तो तुम जल्दी डिसाइड करो और मुझे जवाब दो। तो ट्रांसफर स्टूडेंट अब यहाँ पे थोड़ी डरी हुई रहती है और बोल रही होती है कि हम कुछ ही दिनों में जवाब दे देंगे। तो अब आता है प्रेजेंट के टाइम में, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि उसे किस टाइप का नौकरी करना चाहिए, किस टाइप का नौकरी उसके लिए बना हुआ है। उसके बाद वो सोचती है आसमान में देखते हुए कि अगर वो आँख को बंद कर ले तो हर नौकरी सेम ही है, वो कर सकती है, बस वो करने का मन होना चाहिए। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो वही नौकरी करेगी जो उसके लिए उसका पास ऑफर आया है। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे साइड में, जहाँ पे जिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, उसका प्रैक्टिस शुरू हो गया था ताकि वो स्ट्रांग बन सके। और उसका क्लास का बुली उसे ट्रेन कर रहा था, जो बोल रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम बस इतने पंच मारने में थक गए, तुम तो स्मोक भी नहीं करते, फिर भी तुम इतना ज़्यादा वीक कैसे हो सकते हो। उसके बाद ये उसे पंच मार के दिखाता है और फिर वो बोलता है देखो इस तरह पंच मारना है, जब तुम पंच मारोगे तो तुम्हारा बॉडी पूरा मूव करना चाहिए और उसके बाद ज़ोरदार तुम्हें पंच मारना है। उसी को देखते हुए धीरे धीरे वो सीखता है और वो भी थोड़ा कोशिश करता है कि तेज तेज पंच मार सके। और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो थक के बैठा हुआ रहता है। इधर देर बाद बैठने के बाद वो चेक कर रहा होता है अपना फ़ोन को। काफ़ी सारी लड़कियां उसे मैसेज कर रही थी और ये वो उन सभी को रिजेक्ट कर रहा था कि नहीं नहीं ये नहीं ठीक रहेगी, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर चुके हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा भी ऑफर करती है, ये तो बात है। और जिन इन सब बातों को सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये कैसा जॉब करता है जिसमें लड़कियां इसे पैसा पे करती हैं। कि तुम्हें भी जानना है, ठीक है मेरे साथ चलो, हम तुम्हें बताते हैं कि मैं कैसा काम करता हूँ जिसमें मुझे पैसा मिलता है। इसी के दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है एक पुराना घर, जहाँ पे मास्क पहना हुआ एक बंदा रहता है जो बोलता है कि तुम मुझे पैसा क्यों नहीं दोगे, जो तुमने मांगा था मैंने वो लाके तुम्हें दे दिया है। तो वो लोग बोलते हैं हमें तुम्हें पैसा नहीं देंगे और उसका रीज़न बताते हैं कि तुम्हारे पास इतनी यंग लड़कियां आखिर आ कैसे जाती है, ना तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जिसका वजह से तुम्हारे पास फ्रीक्वेंटली
वो स्टफ आते जाए जो हमें चाहिए। तुम अपने काम में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो मास्क पहना हुआ बंदा बोलता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो ये बंदा बोलता है नहीं नहीं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, तुम अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और जो भी चीज़ हमें चाहिए वो तुम्हारे द्वारा हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी और फ्रेश मिल जाता है। मास्क वाला बंदा अब थोड़ा गुस्से में आता है और बोलता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे मेन प्रॉब्लम क्यों नहीं बता रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। तो दूसरा बंदा जो उसमें से खड़ा रहता है वो अपने जेब में हाथ डालता है और एक फ़ोटो फेंकता है सीधे उस मास्क वाले बंदे के पास। मास्क वाला बंदा जब फोटो उठाता है तो वहाँ पे रहता है जिन का फादर का फोटो और वो बोलता है कि यही रीज़न है जिसका वजह से हम तुम्हें पैसा नहीं पे करेंगे। और दूसरा बंदा बोलता है ये किस तरह का हॉबी है, एक सक्सेसफुल बंदा जिसके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है वो आखिर इस तरह का काम कर क्यों रहा है। उसके बाद वो मास्क वाला बंदा अपना मास्क उठाता है, उसके बाद टोपी हटाता है और ये रहता है जिन के फादर। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है कि तुम इतने अच्छा कंपनी में काम करते हो, इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हो, और बोलता है कि मुझे अब ये सर्विस बिल्कुल फ्री में चाहिए। तो जिनके फादर बोलते हैं क्यों नहीं, एक एक करके सबको मार देते हैं और उस दुबले पतले आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे आदमियों को मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और बोलते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके पास क्या बोल रहे हो और तुम्हें क्या लगता है ये कोई बेकार आदत है, नहीं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये काम करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एक काफ़ी ज़्यादा क्रिपी हंसी के साथ बोल रहे होते हैं जो मैं तुम्हें सप्लाई करता हूँ जो भी चीज़, वो इसलिए नहीं कि मुझे पैसा बनाना है, वो इसलिए क्योंकि मुझे इस काम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जिनके फादर के आंखों में बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी, वो जो बोल रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो किसी बंदे को मार रहे हैं, लेकिन उस बंदे को मारने में शर्मिंदगी इतनी होना चाहिए क्योंकि जो जिनके फादर मार के किसी को लेके आ रहे हैं तो वो यही लोग तो सप्लाई ले रहे थे। तो अभी के लिए स्टोरी को इतना ही दूर तक रखते हैं। एपिसोड देखने में तुम्हें मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ अलग अलग यूनिक आइडिया हैं तुम्हारे दिमाग में या कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने चाहिए तो वो भी तुम कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, इस वीडियो में था इतना ही।